नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। तो अपनी नई क्लास लेके आ चुके हैं। तो पहली दो क्लासों में आपने देखा कि हिंदी भाषा से संबंधित बहुत सारी जानकारियां जो है आपको मिली। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय हम बता रहे थे। हम बता चुके हैं हिंदी भाषा का अर्थ, भाषा का अर्थ, हिंदी शब्द के रूप, हिंदी शब्द के रूप, हिंदी भाषा के रूप, हिंदी शब्द की उत्पत्ति और हिंदी भाषा का विकास क्रम, इनके बारे में हमने पढ़ रखा है। हिंदी की उपभाषाएं हमने पढ़ रखी है। हिंदी की बोलियां कितनी है हमने वो पढ़ रखी है। और अब जो मैं बता के गया था पिछली क्लास में, कि पिछली क्लास में बता के गया था कि भाषा संविधान में जो हमारा जो संविधान में उसमें भाषाओं का क्या प्रावधान किया गया है। भाषाओं का प्रावधान है, आप बार बार देखा होगा आपने कि भाषाओं से संबंधित जो है अनुसूची जो है एक है ना। भाषाओं से संबंधित जो अनुसूची है वो अनुसूची कौन सी है? अनुसूची है 8वीं। कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। संविधान का जो भाग है वो कौन सा है? वो है 17वां। अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद जो है वो 343 से लेकर 351 तक ये है। इसमें संविधान में भाषाओं का प्रावधान पढ़ा गया है। हमने क्या बताया है? अनुसूची कितनी है? कौन सी अनुसूची है? 8वीं, है ना। आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है, या 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन में आएगा नागरिकता से, राज्य से, वेतन भत्ते से, और आपका ऑप्शन आएगा भाषा से। तो किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है आपका। समझ रहे हो? अनुसूची कौन सी है? 8वीं है। भाग कौन सा है? 17वां है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है वो है 343 से लेकर 351 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें जो प्रावधान किया गया है वो भाषाओं का प्रावधान किया गया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इससे तो मोटा मोटा आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा। लेकिन इसके अलावा हम बात करें कि इसके अलावा दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो भाग 17वें में नहीं है, जो 17वें भाग में नहीं है, वो भी भाषाओं से संबंधित है। तो वो जो आप अलग लिखोगे वो है अनुच्छेद 120। क्या लिखोगे? हम दोबारा बता देता हूं, वो क्या है? अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 और एक है अनुच्छेद 210। ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं जिनका जो है संबंध किससे है? भाषा से संबंध है, यानी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और इनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं कि किनका इनका उल्लेख जो है कहां कहां किया गया और किस रूप में किया गया है। तो मैंने क्या कहा है? ये जो है मूल रूप से अनुसूची 8वीं में है। भाषा का उल्लेख भाग कौन सा है? 17वां है। और अगर बात करें अनुच्छेद कुल कितने हैं तो ध्यान रखना 343 से लेकर 351। अगर इनकी बात करें तो ये 9 अनुच्छेद हैं, और इनकी बात करें तो ये क्या है? 2 अनुच्छेद है। 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11 अनुच्छेद। कितने हो जाएंगे? 11 अनुच्छेद। आपसे अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित उल्लेख जो है वो कुल कितने अनुच्छेदों में किया गया है, या कितने अनुच्छेद है जिनका संबंध भाषा से है, तो वो कितने हैं? 11 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनका संबंध जो है वो भाषाओं से है। किससे है? भाषाओं से है। समझ रहे हो? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। हम बात करेंगे कि अलग अलग रूप से बात करेंगे कि कौन सा 120 में क्या है, 210 में क्या है, 343 में क्या है, 44 में क्या है, 45 में क्या है, 46, 47, 48, 49, 50 और 51 में क्या है, अलग अलग बात करेंगे, है ना। प्रश्न हमसे पूछा जाएगा, क्या इसका एक प्रश्न एक टाइप बता दूं कि आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किसका संबंध भाषा से नहीं है?
निम्न में से किसका संबंध भाषा से नहीं है? एक नंबर ऑप्शन आएगा अनुच्छेद 343, ऑप्शन आएगा अनुच्छेद 342, ऑप्शन आएगा अनुच्छेद 344 और ऑप्शन आएगा अनुच्छेद 120। अब आपका जो सामान्य बुद्धि काम करेगी, कॉमन सेंस बात करेगा, काम क्या करेगा? कॉमन सेंस आपका काम करेगा, क्या काम करेगा? आपका काम करेगा कि अनुच्छेद, क्योंकि ये 42, 43, 44 ये तो बिल्कुल नजदीक नजदीक है और ये 120 है, ये बहुत दूर है, और इसका उत्तर क्या हो सकता है? ये हो सकता है। लेकिन ये तो है, ध्यान रखना है। तो ये जो 342 जो है ना, इसका उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि इसका संबंध जो है वो किससे नहीं है? भाषा से नहीं है, क्योंकि भाषा का जो संबंध है वो कितना है? 343 से लेकर 351, 120 और 210 है, इनका संबंध भी भाषाओं से है। तो ध्यान रखना है, अपना उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि 342 का संबंध भाषा से नहीं है। अभी इन्हीं प्रश्नों को, अपने इन्हीं शब्दों को, इन्हीं वाक्यों को, इन्हीं प्रकार के, इसी प्रकार का जो अपना कंसेप्ट है, अपना जो मैटर है, अपना जो विषय वस्तु है, इसको आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 120 की बात करते हैं, अपने डिटेल से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 120 क्या कहता है, हम बात करेंगे। अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 120 क्या कहता है? अनुच्छेद 120 कहता है, अनुच्छेद 120 क्या कहता है? संसद में प्रयुक्त भाषा का प्रावधान। अब बताइए कि कहीं भी हो, प्रावधान तो है। देखो, ये अगर इनकी थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो 343 से 351 जो है, 343 से 351 जो है, ये अपनी आम जनता के लिए है। किसके लिए है? आम जनता के लिए है। और ये जो है वो विशिष्ट किसके लिए है? ये विशिष्ट जनता के लिए है, क्योंकि ये आम जनता के लिए प्रयुक्त होने वाले अनुच्छेद नहीं है। इनका प्रावधान कुछ विशिष्ट लोगों के लिए किया गया है, और इनका जो प्रावधान है वो सामान्य जनता के लिए किया गया है। यानी इनका संबंध जो है आम जनता से नहीं है, आम जनता का कोई लेना देना नहीं है इन अनुच्छेद वगैरह में। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 120 क्या कहता है? संसद में प्रयुक्त भाषा का प्रावधान, कि हमारे संविधान में संसद जो है वो सर्वोच्च संस्था है, और उस संस्था में जो लोग चुनकर भेजेंगे वहां पर वो किस भाषा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है वो संसद में जाएंगे, वहां जाकर वो किस भाषा में वार्तालाप करेंगे वो उनकी मर्जी है। लेकिन उनकी मर्जी नहीं है, वो संसद में, संविधान में प्रावधान किया गया है कि वो किन किन भाषाओं का प्रयोग जो है उसमें कर सकते हैं। समझ रहे हो? चलो, यहाँ पर 3 प्रावधान है, ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है वो 3 प्रावधान है। कितने प्रावधान है? 3 प्रावधान किए गए हैं। कितने प्रावधान है बेटे? 3 प्रावधान है। कौन कौन से हैं? 3 प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन सा किया गया है? पहला प्रावधान है 1, यहां कहा गया है कि संसद की कार्यवाही में भाग लेने वाला संसद की कार्यवाही में भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा।
अब इन शब्दों को आप देखना कि ये क्या कह रहा है कि संसद की कार्रवाई में भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा। बिल्कुल कंपलसरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है कि अगर कोई सदस्य वहां चुन के गया है तो ये संविधान में, क्योंकि हिंदी भाषा जो है हमारे देश की राजभाषा है, संविधान में उसका उल्लेख किया गया है 343 में, वो आगे हम पढ़ेंगे 343 उसके बाद हम बात बताएंगे। तो हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा मतलब ये क्या हो गया कि जो भी सदस्य वहां चुन के जाएगा, क्योंकि हमारा देश जो है बहुभाषा भाषी है, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं जो है हमारे देश में प्रयोग होती है, और जो बहुत ही क्योंकि इसका जो क्षेत्र है फल है वो बहुत ही विभिन्न प्रकार का है, भौगोलिक दृष्टि से भी अलग अलग है, भाषाओं की दृष्टि से भी बहुत सारी भाषाएं जो है हमारे देश में बोली जाती है। इस कारण यहाँ हमारे इस भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इस भारत भूमि को उपमहाद्वीप की भी यानी उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि तीन ओर पानी से घिरा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर अनेक प्रकार के भाषा भाषी लोग रहते हैं और जगह जगह से चुन के जाते हैं। तो ये तो उनके लिए क्या कर गई, आफत हो गई, क्योंकि सारे लोग हिंदी नहीं जानते हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया, तीन प्रावधान किए हैं कि प्रत्येक सदस्य हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा। तो फिर जिनको हिंदी नहीं आती तो फिर वो क्या करेंगे, तो उनके लिए क्या किया गया है, दूसरा प्रावधान किया गया है। प्रावधान क्या है, दो, यानी तीन प्रावधान मैंने बता दिया, तीन प्रावधान बता दिए, एक तो ये बता दिया, दूसरा दूसरा यह है कि आगामी 15 वर्षों तक, आगामी 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक मतलब 1965 ईस्वी तक, यानी भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ, और ये कह रहे हैं कि आगामी 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। कौन कर सकता है, कौन कर सकता है भाई, ये कर सकते हैं कौन, ये जो है भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकता है मतलब एक ऑप्शन मिल गया, यानी आपको अगर हिंदी नहीं आती है तो आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। कब तक, आगामी 15 वर्षों तक। ये कौन से लोग जो संसद की कार्रवाई में भाग लेते हैं। अब ध्यान रखना है, हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो दो एक शब्द आया है कार्रवाई, है ना, कार्रवाई है, मैं बता दूं, एक तो होती है कार्यवाही, क्या होती है, कार्यवाही, एक होती है कार्रवाई। ध्यान रखना, ये एक होती है कार्यवाही, एक होती है कार्रवाई। ये कार्यवाही होती है प्रोसेस, यानी कोई काम चल रहा है, कार्रवाई। एक होती है कार्यवाही, ये होता है एक्शन, यानी जब आप एक्शन लेते हो, क्या लेते हो, एक्शन लेते हो, कोई कार्रवाई करते हो, है ना। जैसे पुलिस क्या करती है, कार्रवाई करती है, एक एक्शन लेती है। और ये क्या है, ये जो है कार्रवाई का मतलब होता है प्रोसेस, यानी कार्रवाई जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो ध्यान रखना, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, क्योंकि ये हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बता दिया मैंने। तो संसद की कार्यवाही में भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा। ये संविधान का अनुच्छेद कौन सा कहता है, अनुच्छेद 120 कहता है। और जो भाग है, भाग याद रख लेना, ये भाग संसद हिंदी वो जो है पांचवा है, यानी संविधान का भाग कौन सा है, पांचवा है, क्योंकि मैंने बताया है कि भाग जो है 17वां है, हिंदी भाषा का प्रयोग जो भाषाओं का प्रावधान किया गया है। तो तीन प्रावधान किए गए, मैंने कहा कितने प्रावधान किए गए, तीन, जिसमें से पहला क्या है, संसद की कार्रवाई में भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा। दूसरा प्रावधान क्या है कि आगामी 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। इसका मतलब कि जिसको हिंदी नहीं आती है तो वो क्या कर सकता है, आगामी 15 वर्षों, जो भी सदस्य यहाँ चुन के आएंगे, क्योंकि तब तक हमारे देश में हिंदी का जो विकास कर देंगे, हिंदी को वह राजभाषा के रूप में मान्यता मिल चुकी थी, और कह रहे थे कि उन्होंने अंदाजा लगाया कि आगामी 15 वर्षों तक हिंदी का जो है विकास कर देंगे, हिंदी को जो है पूरे भारत में क्या है, राजभाषा का जो है स्थान, विशिष्ट जो स्थान दिलवा देंगे। तो 15 वर्ष की अवधि को उन्होंने कहा, ठीक है।
आगे जो तीसरा जो प्रावधान किया गया है, ये जो तीसरा प्रावधान है वो क्या कहता है? तीसरा प्रावधान क्या कहा गया है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष या राज्य सभापति चाहे तो किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में विचार प्रस्तुत करने की अनुमति विचार प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। तो क्या बताया गया है कि पहली बात, संसद की कार्रवाई में भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा। दूसरा, आगामी 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। अब यहां पर यह समस्या हो गई कि दिन को हिंदी और अंग्रेजी दोनों नहीं आती है, तो वो जो लोग हैं वो किस भाषा का प्रयोग करेंगे? तो उन्होंने उनके लिए एक प्रावधान किया गया कि यदि लोकसभा अध्यक्ष और राज्य सभापति चाहे तो किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में विचार प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। कि आपके संविधान में आपको लिखा हुआ है कि जो भी सदस्य यहाँ संसद में चुन के जाएगा वो पागल, दिवालिया, गूंगा वगैरह नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो वहां जो है वो जो भी व्यक्ति जाएगा तो उसको कोई ना कोई भाषा तो आएगी। तो जिसको, अगर लोकसभा अध्यक्ष और राज्य सभापति को लगे कि इसको दोनों भाषाएं नहीं आती, अंग्रेजी और हिंदी, तो उसको मातृभाषा में विचार प्रस्तुत करने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन समय समय पर इनका चेंज होता रहता है, तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये जो है संसद में चलता रहता है। तो ये है 3 प्रावधान। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 120 क्या कहता है? संसद की कार्रवाई में संसद में प्रयुक्त भाषा का प्रावधान करता है। 3 प्रावधान है। अब इसमें ध्यान रखना है कि जो 15 वर्ष की अवधि है, जो 15 वर्ष की अवधि है, सही, क्योंकि प्रारंभ में जो है, प्रारंभ में जो 15 वर्ष का तक ही अंग्रेजी को सहयोगी भाषा के रूप में मान्यता मिली थी, वो 1976 में 1963 में इसको अलग कर दिया था। तो बात करेंगे आगे इसमें। अब आता है अनुच्छेद आता है, दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210 120 में कह दिया कि संसद में प्रयुक्त भाषा का प्रावधान, और अनुच्छेद 210 क्या कहता है? अनुच्छेद 210 ये कहता है, 210 ये कहता है कि राज्य विधान मंडलों में, किसमें? राज्य विधान मंडल में प्रयुक्त भाषा का प्रावधान। क्या कहा गया है कि राज्य विधान मंडल में प्रयुक्त भाषा का जो है प्रावधान किया गया है। तो राज्य विधान मंडल में प्रयुक्त भाषा का प्रावधान किया गया है क्योंकि 110 जो है, ये ध्यान रखना, इसका जो भाग है वो भाग है छठा। कौन सा है? छठा। वो पांचवा, ये छठा। तो अनुच्छेद 210 कहता है कि राज्य विधान मंडल में प्रयुक्त भाषा का प्रावधान, क्योंकि अनुच्छेद 120 कहता है कि राज्य संसद में प्रयुक्त भाषा का प्रावधान। इसी प्रकार क्योंकि भारत एक संघ है, भारत एक संघ है, और भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, तो संसद तो है वो संयुक्त रूप से सभी की है, और प्रत्येक राज्य में अलग से इनकी राज्य विधान मंडल है। तो विधानसभाएं हैं, विधान परिषद है, तो अलग अलग है।
तो राज्य विधानमंडल में कौन सी भाषा का प्रयोग होगा ये कहा गया है। तो ध्यान रखना है आपको, जो 120 में बताया गया है वही जो है 210 में होगा। केवल क्या करना है, संसद की जगह राज्य विधानमंडल का प्रयोग करना है। तो इसमें कितने प्रावधान है, इसमें भी 3 प्रावधान है। कितने प्रावधान है, 3 प्रावधान है। 3 प्रावधान है, कौन कौन से? पहला है, राज्य विधानमंडल में भाग लेने वाला, राज्य विधानमंडल में भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा। राज्य विधानमंडल में भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा। अब यहां पर ध्यान रखना है, मैंने जैसे पहले बताया कि ये क्या कहा गया कि यहां मैंने लिखा संसद में भाग लेने वाला, संसद की कार्रवाई में भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य, और यहां क्या बताया है, केवल एक शब्द हमने चेंज किया है। संसद की जगह किस भाषा का, किस शब्द का प्रयोग किया गया है, राज्य विधानमंडल। बाकी सारे का सारा जो है वही मैटर चलेगा, तीनों प्रावधान जो है सेम रहेंगे। हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा मतलब कंपलसरी है, अनिवार्य है। और अगर बात करें दूसरा वही है ना, आगामी 15 सेम ही रहेगा। आगामी 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है, का प्रयोग अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी वो समझ मत लेना कि अंग्रेजी मतलब वो अंग्रेजी, ध्यान रखना अंग्रेजी भाषा की बात हो रही है। हाँ, ये बता दो गुरुजी क्यों लाग रहे, बस अंग्रेजी का प्रयोग करना नहीं, अंग्रेजी वो अंग्रेजी नहीं है। तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकता है। समझ रहे हो, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वही बात है, आगामी 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकता है। तीसरी बात जो है, प्रावधान क्या है, तीसरा प्रावधान है, अब वहां क्या है, वहां संसद में लोकसभा थी और यहां विधानमंडल में क्या हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा कि यदि विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति चाहे तो मातृभाषा की अनुमति दे सकता है। समझ रहे हो कि वही बात है, 120 संसद और 210 राज्य विधानमंडल। पहला यहां क्या बोला, संसद की कार्रवाई में भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा। 210 में हमने कह दिया कि राज्य विधानमंडल में भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा। फिर दूसरा प्रावधान 120 कहता है आगामी 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकता है। और 210 में भी कह दिया, सेम है, ये तो बिल्कुल समान है कि आगामी 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। और यहां बात करें कि तीसरा जो है, वहां क्या लिखा था कि यदि लोकसभा अध्यक्ष, और यहां क्या हो जाएगा, यदि विधानसभा अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद का सभापति चाहे तो किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में विचार प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। ये है अनुच्छेद 120 और 210। समझ रहे हो, यहां आपको बता दिया कि 110 मैंने क्या कहा है कि अनुसूची 8वीं 17वां भाग है, अनुच्छेद 343 से 351।
जो मैंने दो अलग से बताए 120 और 210, तो वो जो मैंने आपको बताए हैं कि 120 में क्या है और 210 में क्या है। अब आता है हमारा मूल रूप से आता है अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? राजभाषा का प्रावधान करता है। किसका? राजभाषा का प्रावधान करता है। आपसे ये पूछा जाए कि राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद है 343। राजभाषा का प्रावधान है अनुच्छेद 343 में का किया गया है, और वहां कहा गया है 3 प्रावधान है। यहां भी कितने प्रावधान है? ध्यान रखना, 3 प्रावधान है बेटा। क्या कितने प्रावधान है? 3 प्रावधान है। कौन से हैं वो हम बताएंगे कि कौन से जो है वो उसमें है। 3 प्रावधान है। कितने प्रावधान है? 3 प्रावधान है। समझ रहे हो? यहां पर कौन सा प्रावधान है? पहला प्रावधान है, कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी होगी। संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी होगी। संघ मतलब जो केंद्र सरकार जो काम करेगी, ये जो भारत जो है वो राज्यों का संघ है, और पूरे राज्य संघ की जो ये जो भारत संघ की जो है राजभाषा मैंने बताया कि राजकार्य की भाषा होती है। सरकारी कामकाज जिस भाषा में संपादित होता है वो भाषा जो होती है वो क्या होती है? राजभाषा होती है। एक प्रावधान ये है कि संघ की राजभाषा, याद रखना है कि अनुच्छेद 343 राजभाषा का प्रावधान करता है। 3 प्रावधान है। कितने प्रावधान है? 3 प्रावधान है। पहला प्रावधान है संघ की राजभाषा हिंदी होगी, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। दूसरा प्रावधान है राष्ट्रीय लिपि। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी होगी। कौन सी होगी? देवनागरी होगी। तो हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी है। इनकी बात आगे भी करेंगे कि जो देवनागरी लिपि जो है वो कौन सी है और किसकी भाषा, किसकी लिपि है। तो देवनागरी जो है वो हिंदी की लिपि है, और राष्ट्रीय लिपि भी इसको 343 में बता दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की लिपि कौन सी है तो देवनागरी है, हिंदी की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है तो देवनागरी है। और अगर से पूछा जाए कि राष्ट्रीय लिपि का प्रावधान जो है संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 343 करता है। अगर डीपली ये प्रश्न पूछा जाए कि 343 1, 343 2, 343 3, तो 343 1 जो है, 343 1 जो है वो कहता है संघ की राजभाषा होगी हिंदी, और 343 2 जो है वो क्या कहता है? राष्ट्रीय लिपि देवनागरी होगी। और तीसरा जो है प्रावधान है वो क्या कहता है कि अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मान्य होगा। क्या होगा? अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मान्य होगा। कौन सा होगा? अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मान्य होगा। अंतरराष्ट्रीय कौन सा? 1, 2 और 3 ऐसे करके ये जो होते हैं ये अंतरराष्ट्रीय रूप होंगे। अब ये है, अब ध्यान रखना है 343 राजभाषा का प्रावधान है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, और उसके बाद राष्ट्रीय लिपि जो देवनागरी होगी, और जो ये कहा गया है इसमें तीसरी बात क्या है? अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप जो है वो मान्य होगा। अब बात करें प्रावधान जो है 14 सितंबर 1949 को हिंदी 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा बनी। क्या बनी? राजभाषा बनी।
ठीक है। ये जो राजभाषा कब बनी, तो ध्यान रखना है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो है वो राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त मिली, मान्यता इनको मिली। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली, तो 14 सितंबर 1949 को, महिला सुपरवाइजर 2016 उसमें पूछा गया था। और इसी तरह इस 14 सितंबर को क्या मनाया गया है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। और हिंदी हमारे देश की क्या है, राजभाषा। तो 14 सितंबर 1949 इसको कहा जाता है राजभाषा दिवस। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है, राजभाषा दिवस मनाया जाता है। और ध्यान ये रखना है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का जो सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने रखा था, तो हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने लिखा था, तो प्रस्ताव जो रखा था श्री गोपाल स्वामी अयंगर, संविधान सभा के एक सदस्य थे। श्री गोपाल स्वामी अयंगर नाम के एक व्यक्ति थे, अयंगर नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने संविधान सभा का एक सदस्य था श्री गोपाल स्वामी अयंगर। इन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से इसको मान लिया गया कि हिंदी को राजभाषा बनाई जाए। और कब बनाया, 14 सितंबर 1949 को। अब बात करें हिंदी दिवस मनाने की, जो सुझाव किसने दिया था, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का, जो हिंदी दिवस मनाने का सुझाव किसने दिया था, सुझाव जो है वो किसने दिया था, सुझाव दिया था राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति, राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा। और ये कहां है, महाराष्ट्र में है। कहां है, महाराष्ट्र में है। ध्यान रखना है कि हिंदी को जो है ये महाराष्ट्र में है। कहां है, महाराष्ट्र में है। हिंदी को ये महाराष्ट्र में। तो हिंदी को यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का जो सुझाव जो है वो सबसे पहले किसने दिया था, तो ये राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति जो वर्धा है उसने सुझाव दिया था कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाना चाहिए। और सर्वप्रथम हिंदी दिवस, पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया, ध्यान रखना है। प्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया, हिंदी दिवस कब मनाया गया, 1953 में बनाया गया। तो हिंदी दिवस जो है सबसे पहले हिंदी दिवस जो है कब मनाया गया, 1953 में मनाया गया। कब मनाया गया, 1953 में बनाया गया। ठीक है। अब बात करते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जो सर्वप्रथम मांग कहां हुई थी, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने, यानी ये आजादी से पहले की बात है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की सर्वप्रथम मांग कहां हुई, सर्वप्रथम मांग कहां हुई, तो ध्यान रखना सर्वप्रथम मांग जो है वो बंगाल में हुई। कहां हुई, बंगाल में हुई। ध्यान रखना ये आजादी से पहले की बात है, वो पश्चिमी बंगाल नहीं था, वो केवल बंगाल था, क्योंकि आजादी के बाद जो है वो पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश जो राज्य, एक राज्य बना अपना भारत का और एक दूसरा देश बन गया। तो ये बंगाल में हुई। आपसे पूछा जाए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की सर्वप्रथम मांग कहां हुई, तो बंगाल में हुई। कहां हुई, बंगाल में हुई। और जो है
शुरुआत में यानी प्रारंभ में 15 वर्ष तक, कब वर्ष तक? 15 वर्ष तक अंग्रेजी को सहयोगी भाषा के रूप में मान्यता मिली। सहयोगी भाषा के रूप में मान्यता मिली। कब? 1965 तक। 1965 तक ध्यान रखना है। प्रारंभ में अंग्रेजी को सहयोगी भाषा के रूप में मान्यता मिली और कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक और 1965 तक। लेकिन याद रखना है, प्रथम राजभाषा अधिनियम 1963, और यह कब की बात है? 10 मई 1963 की बात है कि प्रथम राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित हुआ। क्या हुआ? को पारित हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, तो 10 मई 1963 को पारित हुआ। और उसमें क्या कहा गया कि ये 15 वर्ष की अवधि को हटा दिया गया। सॉरी, ये 15 वर्ष की अवधि को जो है 15 वर्ष की अवधि को निरंतर रखा, यानी अवधि को समाप्त नहीं माना, निरंतर रखा, यानी निरंतर रखा कि ये जो है निरंतर रखा, यानी ये जो है अंग्रेजी भाषा जो है अनिश्चित समय के लिए सहयोगी भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई। और भारत में 26 जून 1965 से भारत में क्या है? द्विभाषीय स्थिति लागू है। क्या है भाई? द्विभाषीय स्थिति लागू है। यानी द्विभाषीय स्थिति का मतलब क्या है? द्विभाषीय स्थिति का मतलब है कि भारत में 2 भाषाओं का प्रयोग होगा। मतलब राजकार्य में सरकारी कामकाज जो है 2 भाषाओं में होगा, हिंदी और अंग्रेजी में होगा। हाँ, तो ये द्विभाषीय स्थिति। और आपसे पूछा जाए कि भारत में द्विभाषीय स्थिति कब से लागू है, तो भारत में द्विभाषीय स्थिति जो है वो कब से लागू है? 26 जून 1965 से है। प्रथम राजभाषा अधिनियम पारित कब हुआ? 10 मई 1963 को। और जो द्विभाषीय स्थिति का मतलब भारत में 2 भाषाओं का जो है राजकार्य में प्रयोग होगा। तो आज जो है हम 300, 120, 210, 343 के बारे में पढ़ा है और कल इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद।